वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। अगर आप किसी भी वायर को, कोई भी मेटल वायर है सपोज करो, उसको अगर आप गर्म करते हो, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो हमें ये पता लगाना है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा, मतलब एक फॉर्मूला टाइप बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वायर है, ये मान लिया अपने पास कोई वायर है, ठीक है, और इसको किसी T1 टेम्परेचर पे आपने रखा, तो T1 टेम्परेचर पे इसकी जो रेसिस्टिविटी है वो है ρ1, और इसका जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है R1, ठीक है। फिर जैसे ही आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, इसकी रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो मान लो टेम्परेचर बढ़ा के T2 कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाया तो रेसिस्टिविटी ρ2 हो गई और रेजिस्टेंस कितना हो गया, R2 हो गया इसका, ठीक है। अब एक चीज बताओ, रेजिस्टेंस में चेंज क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि आपने टेम्परेचर चेंज किया। जितना ज्यादा टेम्परेचर आप चेंज करोगे, जितना इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वायर है उसका जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा R2 माइनस R1, वो चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सही बात है क्या ये? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, ये यहां से समझ में आया। क्योंकि भाई कोई भी मेटल हो, आपको पता है जितना ज्यादा उसका टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि उनको एनर्जी मिलती है हीट की फॉर्म में, और वो ज्यादा कोलिजन करते हैं, जिसकी वजह से जब वो मूव कर रहे होते हैं तो उनको ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है कोलिजन्स की वजह से। तो इसकी वजह से रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक पहली बात हमको समझ में आई। दूसरी बात, रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा वो इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप बोलोगे सर ये कैसे? जैसे मान लो कि आपके पास 1 मीटर लेंथ का वायर है और उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका रेजिस्टेंस 10 ओम से बढ़ के 11 ओम हो गया, मतलब 1 ओम इंक्रीज हो गया। अगर वही वायर 1 मीटर के बजाय 10 मीटर लंबा होता तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता, 10 टाइम्स ज्यादा होता। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस 10 ओम है तो 10 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होता, 100 ओम होता। फिर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते तो हर एक जो 1 मीटर लेंथ है उसका रेजिस्टेंस कितना बढ़ता है, 1 ओम बढ़ता है। तो 10 मीटर लेंथ का कितना बढ़ जाएगा, 10 ओम बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना। इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा हम लेंथ लेंगे वायर की, यानी कि इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से उसके रेजिस्टेंस में चेंज भी उतना ही ज्यादा आएगा। इस बात का ये मतलब है ना। सेकंड वाले स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया क्या? जितना ज्यादा भाई इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा, इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगी उतना ही टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस में चेंज ज्यादा आएगा, है ना। अब ये दोनों जो स्टेटमेंट है इनको कंबाइन करके एक साथ लिखते हैं। देखो हमने लिखा R2 माइनस R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 इंटू T2 माइनस T1। ये इसके भी प्रोपोर्शनल है, इसके भी प्रोपोर्शनल है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख दो इसके प्रोपोर्शनल। जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को मैं अल्फा से डिनोट कर रहा हूं, और इस अल्फा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा का नाम क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इसका नाम होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका, अल्फा इक्वल टू हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 अपॉन, ये इधर आ जाएगा R1 इंटू T2 माइनस T1। क्या चीज है वैसे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? तो आप इस फॉर्मूले से समझ जाओगे। देखो अगर आप किसी भी वायर का टेम्परेचर बढ़ाते हो, मान लो अलग अलग मटेरियल के आपके पास में कई वायर है, ठीक है, शुरुआत में सबका रेजिस्टेंस सेम है, आपने उनकी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरीके से रखा है कि शुरुआत में सबका रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो R1 सबके लिए सेम है, और शुरुआत में उनको सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, T1 टेम्परेचर पे। फिर आपने उन सबका एक साथ टेम्परेचर इंक्रीज करके T2 कर दिया, तो T2 माइनस T1 भी सबके लिए सेम हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। तो नीचे वाली जो टर्म है वो सबके लिए कांस्टेंट है। अब जिसके लिए R2 माइनस R1 ज्यादा आएगा उसके लिए अल्फा ज्यादा आएगा, यानी कि जिन मटेरियल्स के लिए ये वैल्यू ज्यादा आती है, जिसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, ये वैल्यू ज्यादा आती है, उन मटेरियल्स का टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज होगा। जिन मटेरियल्स के लिए, याद रखो, जिन मटेरियल्स के लिए अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, उन मटेरियल्स का टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज होता है। ये हमें इंफॉर्मेशन इससे मिलती है। तो हम अलग अलग मटेरियल्स के लिए क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये वैल्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके रख लेते हैं। अब जैसे एक मेटल के लिए वैल्यू
कम है, दूसरी वाली मेटल के लिए ज़्यादा है, तो उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें? उससे इन्फॉर्मेशन ये मिलेगी कि अगर आप उनको गर्म करते हो तो जिस मेटल का अल्फा कम है उसका टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस कम चेंज होगा, और जिन मेटल्स के लिए अल्फा ज़्यादा है उनका टेम्परेचर अगर आप चेंज करोगे तो अल्फा ज़्यादा, वो रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज होगा, है ना। ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आएगी। ठीक, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो वैसे आप, जैसे R2 इक्वल टू, क्योंकि आपको तो फाइनल रेजिस्टेंस बताने की कितना होगा, तो R2 इक्वल टू क्या लिखोगे, R1 इधर ले आओ, ये बन जाएगा R1 प्लस अल्फा R1 इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, आप इसमें R1 कॉमन ले सकते हो, तो 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 आ गया ये अपने पास। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। जैसे आपको बोले कि एक वायर है और उसका इनिशियल रेजिस्टेंस R1 है T1 टेम्परेचर के ऊपर, फिर हमने टेम्परेचर बढ़ा के T2 कर दिया, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? अल्फा हमको गिवन होता है, मेटल्स के लिए अल्फा, अलग अलग मटेरियल्स के लिए अल्फा गिवन होता है, तो उसकी वैल्यू हम पुट करके यहाँ पे सॉल्व करके बता सकते हैं कि T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना आएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले को रेसिस्टिविटी की टर्म्स में भी लिख सकते हो। R इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए, तो R2 को तो हम लिख देंगे रो टू एल बाई ए, भी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया तो चेंज हो नहीं रहा है गर्म करने से, है ना। और R1 क्या होगा, रो 1 एल बाई ए, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, तो ये एल बाई ए तो दोनों साइड में कैंसिल, तो रो 2 इक्वल टू क्या आ गया बोलो, रो 1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 आ गया। ये लो जी, तो रो के टर्म्स में लिख दो या आर के टर्म्स में लिख दो, फॉर्मूला सेम सा ही दिखिएगा आपको, बस आर की जगह रो आ गया। आया समझ में? देख लो इसको, कोई डाउट हो तो। फिर अलग अलग जो मटेरियल्स है उनके लिए हम देखते हैं कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उनका रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस किस तरीके से चेंज होता है, उसका एक ग्राफ बना के देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला जो ग्राफ है वो है कंडक्टर्स के लिए। कंडक्टर्स मतलब जितनी भी मेटल्स है सबके लिए कॉमन ग्राफ बनेगा। अगर आप किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उससे उसका जो रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी है वो इंक्रीज होता है। तो चाहे रो और टी का ग्राफ पूछे या आर और टी का ग्राफ पूछे, टेम्परेचर के साथ में एक जैसा ही बनेगा। कैसा बनेगा? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे जो रेसिस्टिविटी है वो इंक्रीज होती जाएगी, ऐसा ग्राफ बनेगा। जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ ग्राफ, क्यों? क्योंकि आप टेम्परेचर चाहे कितना भी कम कर दो, रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कभी भी जीरो नहीं होती है, तो ग्राफ जीरो से कभी नहीं बनेगा, थोड़ा ऊपर से बनाना है। और ये वैल्यू ये शो कर रही है कि अगर टी को जीरो रखा तो जो वायर है उसका रेजिस्टेंस इतना होगा, जो भी आएगा। ठीक है, फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे जो रेजिस्टेंस है या रेसिस्टिविटी है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, किसके लिए ग्राफ? कंडक्टर्स के लिए। दूसरा ग्राफ है एलॉयज के लिए। एलॉय के लिए भी इस टाइप का ही ग्राफ बनेगा। भाई 2-3 मेटल्स को पिघला के मिला दिया तो है तो वो मेटल ही, लेकिन उसमें एक डिफरेंस आएगा। देखो क्या डिफरेंस आएगा, रो और टी का ग्राफ है, इसमें ग्राफ है ना वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा और उसका स्लोप कम आएगा। मतलब ऐसे बहुत ज्यादा स्लोप वाला ग्राफ नहीं होगा, एकदम कम स्लोप वाला ग्राफ होगा, थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ रहेगा। ये ग्राफ ये शो कर रहा है इसका जो स्लोप है ना वो कम है। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगी, ऐसे नहीं कि कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा। यानी कि एलॉय की खास बात क्या है कि इनका टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कम चेंज होता है, ये इसका मतलब है। मेटल्स के लिए तो तेजी से ऊपर जा रहा है ग्राफ, इसका मतलब मेटल्स का टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस तेजी से बढ़ेगा, लेकिन एलॉय के लिए ऐसा नहीं है, उसका जो रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी है वो धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, तीसरा जो ग्राफ है वो है सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए। सेमीकंडक्टर मतलब जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इनकी खास बात ये होती है कि अगर आप इनको गर्म करते हो तो इनके अंदर बॉन्ड टूटने स्टार्ट हो जाते हैं और बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होते हैं, जिससे वो अच्छे से कंडक्शन कर पाता है। यानी कि उसकी रेसिस्टिविटी कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से। उल्टा होगा, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो उसको भी गर्म करोगे ना तो उसमें आयंस को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी हीट की फॉर्म में, है ना, तो वो क्या होगा, तेज भागेंगे, ज्यादा अच्छे से कंडक्शन कर पाएंगे। तो चाहे सेमीकंडक्टर का पूछे या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का पूछे, इनके लिए आपको ग्राफ कैसा बनाना है, ऐसा ग्राफ बनाना है, डिक्रीजिंग ग्राफ बनाना है, हाइपरबोलिक टाइप का। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रेसिस्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी इनकी। आया समझ में? मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ना एक सेमीकंडक्टर मटेरियल या एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन उतना अच्छे से कंडक्शन कर पाता है।
करंट उतना अच्छे से फ्लो होगा उसके अंदर से। ये इसका मीनिंग है। आया समझ में ये? ठीक है, तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, स्टार लगा लो इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है इसमें। और ये फॉर्मूले याद कर लेना, दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, एक तो आर का और एक रेसिस्टिविटी का, और अल्फा भी पूछ लेते हैं कई बार। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये इसी फॉर्मूले को थोड़ा रीअरेंज करके हमने बनाया हुआ है, तो एक ही बात है, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। देखो इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखो, टू मटेरियल्स सिलिकॉन एंड कॉपर आर कूल्ड फ्रॉम 300 डिग्री केल्विन 300 केल्विन टू 60 केल्विन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन देयर रेसिस्टिविटी, मतलब इसका क्या इफेक्ट होगा उनकी रेसिस्टिविटी पे, ये आपको बताना है। दो चीजें हैं भाई, एक तो सिलिकॉन है और एक क्या है, कॉपर। अब कॉपर तो क्या होता है, मेटल होता है, यानी कि कंडक्टर होता है, और सिलिकॉन क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, तो कूल किया जा रहा है दोनों वायर्स को या दोनों मटेरियल्स को, ठंडा किया जा रहा है 300 केल्विन से 60 केल्विन तक इसका टेम्परेचर डाउन किया जा रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है। अगर टेम्परेचर घटेगा तो बताओ इन दोनों पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने ग्राफ देखा था कि अगर सेमीकंडक्टर होगा तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टिविटी कम होती जाएगी, और कंडक्टर के लिए हमने क्या देखा था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टिविटी बढ़ती जाएगी। ये लो जी, तो आंसर समझ में आया क्या, टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉरी कम किया टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कम करेंगे तो सिलिकॉन की रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर। और कॉपर के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, यहाँ पे टेम्परेचर कम किया जा रहा है तो टेम्परेचर कम करोगे तो रेसिस्टिविटी घटेगी। बोलो आया क्या समझ में, इस तरीके से आंसर बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई वी, आई मतलब करंट, वी मतलब वोल्टेज। तो आई वी ग्राफ फॉर ए मेटेलिक वायर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 इज एज शोन इन फिगर, विच ऑफ द टू टेम्परेचर इज लोअर एंड वाई, मतलब इन दोनों में से कौन सा टेम्परेचर कम है और क्यों है, उसका रीजन के साथ में आपको आंसर देना है। देखो सबसे पहले तो कौन सा ग्राफ है, आई और वी के बीच में ग्राफ है। ग्राफ कैसा दे रखा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। जब भी आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख जाए जो कि ओरिजिन से पास हो रहा हो, तो सबसे पहले ग्राफ का स्लोप फाइंड करके देखेंगे, उसमें आपको 99% केस में आंसर मिल जाएगा। देखो कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है ना, अगर वो ओरिजिन से पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स। अगर ये ओरिजिन से पास नहीं होती तो इसकी इक्वेशन होती y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आता फिर, है ना, क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रही है इसलिए c की वैल्यू 0 हो गई, तो हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स लिख सकते हैं। m मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन, और c क्या होता है, c वैसे इंटरसेप्ट होता है, जो स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस पे कहाँ पे काट रही है ना, ओरिजिन से उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, y एक्सिस के अलॉन्ग उस डिस्टेंस को c बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है जो अभी मैंने आपको बताई है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब जो x है उसकी जगह क्या आ गया यहाँ पे, वोल्टेज, y की जगह कौन आ गया, करंट। तो अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप फाइंड करना चाहूं, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, जैसे यहां पे अगर स्लोप फाइंड करना हो तो क्या करना पड़ेगा, स्लोप किसको बोल रहे हैं, एम को। भी जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस से कितना झुकी हुई है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। कैसे फाइंड करते हैं स्लोप, एक तरीका तो ये है कि y बाई एक्स करके फाइंड कर लो, एक और तरीका है स्लोप फाइंड करने का, स्लोप m इज ऑल्सो इक्वल टू टेन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बना रही होती है वो होता है थीटा। तो टेन थीटा से भी आप स्लोप फाइंड कर सकते हो, या फिर y बाई एक्स करके भी स्लोप फाइंड किया जा सकता है। यहाँ पे क्योंकि हमें x और y पे कुछ चीजें दे रखी है, वोल्टेज और करंट, तो उसी हिसाब से स्लोप ऑफ द आई वी ग्राफ क्या बन जाएगा, बोलो क्या है फॉर्मूला, y बाई एक्स। वाई एक्सिस पे कौन है, i, तो मैंने ऊपर i लिखा, x एक्सिस पे कौन है, v, यानी कि नीचे क्या लिखना है, v लिखना है। ये लो जी आगे स्लोप, i अपॉन v क्या होता है ओम्स लॉ से बताओ, ओम्स लॉ होता है v इक्वल टू आई आर। तो i अपॉन v क्या होगा, 1 बाई आर, क्या होगा, 1 बाई आर होगा। v अपॉन आई आर होता है और i अपॉन v क्या होता है, 1 बाई आर, ठीक है। यानी कि हमको यहां से ये समझ में आ गया कि इन दोनों ग्राफ के लिए, है ना, किसका, पहली बात तो ये कि इन दोनों ग्राफ में से किसका स्लोप ज्यादा है, क्योंकि उसी से फिर बाद में इसको रिलेट करेंगे। यहाँ पे स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 बाई आर को। तो पहले ये देखो कि किसका स्लोप ज्यादा है, कौन से वाले ग्राफ का स्लोप ज्यादा है, कैसे पता चलेगा,
भी स्लोप इज ऑल्सो इक्वल टू टेन थीटा, जिसके लिए थीटा ज्यादा उसके लिए स्लोप ज्यादा। जो T2 टेम्परेचर वाला ग्राफ है उसके लिए एंगल कम रहेगा ये और T1 टेम्परेचर वाला जो ग्राफ है उसका एंगल वोल्टेज वाली जो एक्सिस है उससे ज्यादा आएगा। तो इसका स्लोप ज्यादा है और इसका स्लोप कम है, यानी कि T1 टेम्परेचर वाले ग्राफ का स्लोप क्या है ज्यादा, T2 टेम्परेचर वाले ग्राफ का स्लोप क्या है कम। स्लोप किसको बता रहा है 1/r को, है ना। मैं लिख देता हूं इसको, देखो स्लोप किसका ज्यादा आया T1 टेम्परेचर वाले ग्राफ का, है ना। T1 टेम्परेचर पे स्लोप क्या है ज्यादा और T2 टेम्परेचर पे स्लोप कम है। स्लोप किसको बता रहा है 1/r को, तो लिख दो यहाँ पे 1/r एट टेम्परेचर T1, तो उसको R1 बोल देते हैं। और स्लोप ऑफ टेम्परेचर T2 स्लोप बता रहा है 1/r को, तो 1/r एट टेम्परेचर T2 यानी कि R2 बोल देते हैं इसको। थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, इसको उल्टा कर दो दोनों साइड में, तो R1 जब ये उल्टा होता है ना तो ये सिंबल भी उल्टा हो जाता है, ये इधर हो जाएगा R1 इज लेस देन R2। तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है बोलो, R2 ज्यादा आ रहा है। ये पता है क्या आपको, अगर आप इसको उल्टा करते हो ना तो ये सिंबल भी बीच में क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, इधर हो जाएगा ये, ठीक है। लेस देन वाला ये है ना, जैसे मान लो 5 इज लेस देन 7, लेकिन अगर आप उल्टा करते हो ना तो ये 1/5 बन गया, ये 1/7 बन गया, तो 1/5 क्या है बड़ा है 1/7 से, तो उल्टा हो जाएगा नहीं, इसलिए ऐसा करना है, याद रखना है। चलो इस बात पे आते हैं कि हमें तो ये पूछा था कि कौन सा वाला जो वायर है ना, वो ज्यादा मतलब कौन सा वाला जो ग्राफ है वो ज्यादा टेम्परेचर वाला है ना, विच ऑफ द टू टेम्परेचर इज लोअर, मतलब किसका टेम्परेचर ज्यादा है किसका कम है। देखो R1 यहाँ पे कम आ रहा है, R2 ज्यादा आ रहा है, मतलब जिस भी टेम्परेचर पे पहले वाला ग्राफ ड्रॉ किया गया है वो रेजिस्टेंस कम है, और दूसरा वाला जो ग्राफ है वो जिस टेम्परेचर पे ड्रॉ किया गया है वो रेजिस्टेंस ज्यादा है। और हमें पता है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई भी मेटेलिक वायर है और उसका टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी बढ़ती है। इसका मतलब जिस वाले ग्राफ का रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है उसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, भाई ज्यादा टेम्परेचर होगा तभी तो रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। इसका मतलब T2 ज्यादा है या T1, तो R2 अगर R1 से ज्यादा है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि T2 T1 से ज्यादा होना चाहिए, सो दैट T2 इज ग्रेटर देन T1। आ गया आंसर। मतलब जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है वही जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर कम होने से रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए ऐसा होगा। आया समझ में, क्लियर है एकदम। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहां से मिलेंगे, तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट PYQs जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट NCERT सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।